बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ तो इमरान खान ने फ़ौज के साथ जो सीज़ फायर का एक कमिटमेंट की थी उसको वो इनडायरेक्ट तरीके से तोड़ चुका है और ख़ुद तो गाली नहीं दे रहा, लेकिन अपने हवारियों के ज़रिए फ़ौज को गालियाँ दिलवाने की मुहिम इसने तेज़ कर दी है और एक अमली पैगाम भेजकर उसने फ़ौज की बहुत ज़्यादा गोया कि इंसल्ट की है, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। दूसरा ये है कि बहरान कुछ कोनों खुदरों में बैठे हुए लोगों की मदद से एक बहरान को बदतर शक्ल देने की या नया बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में JUI की एक रहनुमा का कहना है कि पेशावर वाला साहब ही नहीं, कुछ और लोग भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि ये शेख रशीद अब फ़ौज से क्या अपीलें कर रहा है और क्यों कर रहा है। नाज़रीन, कल पंजाब असम्बली के हवाले से हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया कि हमज़ा शहबाज शरीफ की दोबारा पोलिंग होगी, यानी उनकी वज़ारत आला ख़त्म नहीं की गई, लेकिन उन्हें दोबारा वोट लेना पड़ेगा और अगर वो सादा अक्सरियत हासिल नहीं करते तो फिर री पोलिंग होगी और री पोलिंग से पहले हमज़ा शहबाज का जो वज़ारत आला का इंतखाब है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी वो कुछ देर के लिए साबिक़ वज़ीर आला हो जाएंगे और उसके बाद री पोलिंग होगी। री पोलिंग की बुनियाद पर वो सादा अक्सरियत नहीं होगी, बल्कि वो जो ईवान में मौजूद अरकान की तादाद है उसकी जो अक्सरियत है वो हासिल करेगा, वो वज़ीर आला बन जाएगा। और इस सिलसिले में PTI सख्त परेशान है। जैसा कि मैंने कहा था कि PTI के कम से कम 7 अरकान जो हैं वो गैर हाज़िर रहेंगे और अब पता चल रहा है कि 10 अरकान गैर हाज़िर हैं और ये जो 5 मखसूस नशिस्तों पर जो इजाफी अरकान होंगे जो नए सिरे से PTI ने नाम दिए हैं वो अरकान पोलिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। इस तरह हमज़ा की जो अक्सरियत है वो 10 से बहुत ज़्यादा हो सकती है, अगरचे हमज़ा के जो वोटर हैं उनमें से भी चंद एक जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, यानी दोनों तरफ से मुल्क से बाहर है। और ये सूरत हाल जो है परवेज़ इलाही के लिए कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है, PTI के लिए कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। वो सुप्रीम कोर्ट से कोई मर्ज़ी का फ़ैसला लेने की कोशिश करेंगे और इस बारे में नहीं कहा जा सकता क्या फ़ैसला आएगा, लेकिन PTI और परवेज़ इलाही को इत्मीनान है कि वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले लेंगे। ज़ाहिर है कि इससे पहले उन्हें इजाज़त मिल गई थी कि जाओ इस्लामाबाद में जाओ, दरख्तों को जलाओ, तोड़ फोड़ करो, घिराव करो, जो मर्ज़ी करो, तुम्हें इजाज़त है, इस तरह की इजाज़त मिली थी। और इससे पहले भी 1-2 फ़ैसले ऐसे थे जिनमें आइन को रीराइट किया गया था। मसलन ये है कि आइन के बिल्कुल बरअक्स ये कहा गया कि मुनहरिफ रुकन जो है वो वोट नहीं दे सकता और अगर वोट देगा तो ये काउंट नहीं होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच इससे चंद दिन पहले ये फैसला दे चुका था कि मुनहरिफ रुकन का वोट डाला भी जाएगा और शुमार भी होगा। और ये आइन के ऐन मुताबिक है, इसलिए कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जब भी अदम एतमाद आती है तो हर एक को इजाज़त होती है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करे और उस फैसले के मुताबिक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, चाहे ज़मीर के मुताबिक, चाहे सियासी मफादात के मुताबिक फ़ैसला करने का उसे इख्तियार आइन देता है। हाँ, ये उसके बाद दूसरी शिक है कि ऐसा रुकन फिर अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने का अहल नहीं रहता और ये भी जायज़ है। और इन दोनों अहकाम में कोई तज़ाद नहीं है कि एक आदमी ने अपनी मर्ज़ी से पार्टी की पॉलिसी के बरक्स फ़ैसला किया, पार्टी ने उससे लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दी, वो अपनी सीट से महरूम हो गया। दूसरे मानों में ये कह सकते हैं कि एक आदमी ने अपने सियासी सोच में तब्दीली की और इस तब्दीली को अपनी सीट की कुर्बानी देकर उसने ये अमल इख्तियार किया। लेकिन ये फ़ैसला आ गया कि जो मुनहरिफ रुकन होगा वो वोट ना दे सकता है, ना उसका वोट काउंट हो सकता है और जो वोट देगा वो नाअहल हो जाएगा। और ये तो ठीक है। तो अब PTI और परवेज़ इलाही की जो परेशानी है वो ये है कि उनके पास उतने वोट भी मौजूद नहीं है जितने वोट हासिल करने की प्रेडिक्शन की जा रही थी। कि मसलन ये है कि 3-4 वोटों से PTI को उम्मीदवार हार जाएगा, PTI को उम्मीदवार बहुत ज़्यादा वोटों से हारेगा। इसकी वजह से अब ये पूरी कोशिश आज ये कर रहे हैं कि या तो ये इलेक्शन रुकवा दिया जाए या मुलतवी करा दिया जाए या अपनी मर्ज़ी का कोई और फ़ैसला ले लिया जाए। इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात PTI के एक हामी एंकर पर्सन ने TV पर बैठकर कही कि अगर यही कुछ करना था तो फिर करने की ज़रूरत क्या थी, इसको हमज़ा शहबाज को इसी तरह बैठे रहने देते। मतलब ये था कि वो चाहते थे कि हाई कोर्ट ऐसा फ़ैसला करे कि जिसमें हमज़ा
बतौर उम्मीदवार खड़ा ही ना हो सके और परवेज़ लाई जाए और बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए, इसके अलावा इनका और क्या मकसद था। तो नाज़रीन, इमरान खान की जो कोशिश है वो अब देख लीजिए आप। इसका एक हामी है जो मशहूर गुलकार है, और वो गुलकारों की इस कबील से ताल्लुक़ रखता है जिसने पाकिस्तान में मौसीकी के ज़रिए अखलाकी बेराह रवी को फ़रोग़ दिया, बल्कि अखलाकी अनारकी को फ़रोग़ दिया, जिसको मैंने बिल्लों के घर का कल्चर का नाम दे रखा है। ये एक तो वो है सियालकोट वाला जिसने ये गाया है अबरारुल हक, ये बिल्लों के घर वाला गीत, और दूसरा ये सलमान अहमद। ये बिल्लों के घर का कल्चर, बिल्लों के घर का टिकट लगाने वाला कल्चर जो है, ये इन दो गुलकारों ने फैलाया। तो इस सलमान अहमद ने पिछले महीने, बल्कि पिछले 20 दिन से ये फ़ौज के ख़िलाफ़ मसलसल नहायत ही नाकाबिले इशाअत और नाकाबिले समात किस्म के ट्वीट करता रहा है, जिसमें फ़ौज को गंदी गालियाँ, नंगी गालियाँ, यानी इसने एक ट्वीट में तवाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया, प्रोस्टिट्यूट का। तो इस हद तक इसने गिरी हुई तहज़ीब और गिरे हुए अखलाक का मुज़ाहरा किया और फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की और फ़ौज को पाकिस्तान का गद्दार करार दिया। और जब इसके ट्वीट एक खातिर ख़्वाह मिक़दार तक, तादाद तक पहुँच गए, तो इमरान खान नियाज़ी ने इसे अपना फोकल पर्सन बनाने का ऐलान कर दिया। ये दूसरे लफ्ज़ों में फ़ौज को एक पैगाम था कि देखो मैं ये कर रहा हूँ। खुद ये गाली नहीं दे रहा, क्योंकि ये कमिट कर चुका है कि मैं अब गाली नहीं दूंगा, मैं अब गद्दार नहीं कहूँगा, मैं मीर जाफ़र नहीं कहूँगा। ये अलग बात है कि इसने मीर जाफ़र और गद्दार के लफ्ज़ इतने ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं कि अब आवाम के नज़दीक ये लफ्ज़ अपने माने खो बैठे हैं, ये क्लीशे बन चुके हैं ये अल्फाज जो हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माजी में इसने कहा था कि 200 अरब डॉलर बाहर से लाऊंगा, इतने अरब की मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करूँगा, इतने करोड़ घर बनाऊँगा, इतनी लाख नौकरियाँ दूँगा, और ये सारी चीज़ें जिस तरह इसने बेमाने बना कर रख दी। और मुल्की आज़ादी, हकीकी आज़ादी, अमरीकी साजिश, ये सारे अल्फाज अब फरसूदा हो चुके हैं, इस हद तक फरसूदा हो चुके हैं कि इसकी ख़ास मुद्दा अयाज़ मीर ने कल इस्लामाबाद बार में इमरान खान का जो खिताब था उससे पहले उसने तकरीर की, तो उसने भी, अयाज़ मीर ने भी कहा कि खान साहब अब ये फ़ौज के चक्कर से, ये साजिश, अमरीकी साजिश वगैरह के चक्कर से निकले। लेकिन इस सेमिनार में अयाज़ मीर ने फ़ौज को बहुत बड़ी गाली दी। वो गाली जो इशारतन पहले भी कुछ लोग देते रहे, लेकिन बहुत इशारों के नौए में। इसने फ़ौज को बाकायदा प्रॉपर्टी डीलर का नाम दे दिया और ये कहा कि पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान की ज़मीन कम पड़ जाएगी, फ़ौज की ज़मीन हड़प करने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं होगी, ये इसने सेमिनार में कहा और इमरान खान ने इसको हंस कर दाद दी। तो ये वो काम है जो इमरान खान अब खुद नहीं कर रहा, अपने चमचों, करछों, हवारियों इनसे करवा रहा है, और ये मुहिम अगले दिनों में ज़ोर पकड़ेगी, क्योंकि इतला ये है कि सोशल मीडिया को फिर से रिवगोराइज़ करने के लिए इसने मज़ीद उसमें भर्तियाँ की हैं, मज़ीद पैसा डाला है, और अमेरिका, बरतानिया, ख़ास तौर पर बरतानिया, उसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बैठकर जो लोग हैं ये फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएँगे, और चला तो रहे हैं, लेकिन मज़ीद चलाएँगे और मज़ीद इसमें शिद्दत आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो इमरान खान की मुहिम है, ये मुहिम जूही है, जो भी वो जलसे कर रहा है, तकरीरें कर रहा है, एहतजाज की कालें दे रहा है, अपने हामियों को आगे कर रहा है सोशल मीडिया पर भी और दूसरे प्लेटफार्म पर भी, तो इसका मकसद इक़्तिदार में वापसी से ज़्यादा फ़ौज का इदारा तबाह करना है, और ये वो मकसद है जो इसके एजेंडे में शामिल था पहले दिन से। इसने बड़ी कामयाबी से 3.5 साल के अरसे के दौरान फ़ौज के अंदर कुछ लिंक बनाए, और इसका अंदाज़ा था कि जब वक्त आएगा तो वो फ़ौज को तकसीम करने में कामयाब हो जाएगा। बवजूद वो साजिश कामयाब न हो सकी, और जो इसने इन रूट्स बनाए थे वहाँ फ़ौज के अंदर कुछ हलकों में, उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया, या उनको ठीक कर दिया गया, या उनसे निजात हासिल कर ली। कई इक़दाम किए गए जिसकी वजह से फ़ौज का इदारा अपने अंदर की एक बाहमी सिविल वार से बच गया, तबाह होने से बच गया। लेकिन ये हिम्मत नहीं आ रहा है, और ये फ़ौज को तबाह करने के मसले पर पूरी तरह डटा हुआ है, और इस मकसद के लिए इसने कुछ रिटायर्ड लोगों की खिदमात ज़रूर हासिल कर ली हैं, जिसमें वो ज़हीरुल इस्लाम काबिल ज़िक्र है, जिसने ये खुलकर एतराफ़ किया कि हाँ, हमने PTI को बनाया। इससे पहले वो जनरल रहमत पाशा, डेविस पाशा, जो आप पता नहीं कहाँ रहता है, वो भी कोयटा के एक सेमिनार में तकरीर करते हुए उसने कहा था कि मैं ये फ़ख्र से बता रहा हूँ कि हमने एक तीसरी सियासी क़ुव्वत को लॉन्च कर दिया है। तो ये रहमत पाशा, डेविस पाशा जैसे लोग और ये ज़हीरुल इस्लाम जैसे लोग
मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों के इकरारी मुजरिम हैं, लेकिन अफसोस की बात और बेबसी की बात यह है कि कोई हुकूमत इन पर मुकदमा चलाने की जुर्रत नहीं कर सकती। हालांकि इन पर मुकदमा चलना चाहिए, मुल्क से दुश्मनी का, मुल्क को तबाह करने का, अपने हलफ से गद्दारी करने का इन पर मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि फ़ौज अगर न्यूट्रल रहने का फ़ैसला करती है तो ये आइन की पासदारी है। और जो अफसर फ़ौज का इस हलफ की खिलाफ वर्जी करता है और मुल्क दुश्मन जमात को बनाने में मदद करता है, ऐसी पार्टी को बनाने में मदद करता है जिस पार्टी ने मुल्क की मईशत को ज़मीन बोस कर दिया, मुल्क की समाज में अखलाकी अनारकी पैदा कर दी और शिकस्त और रेख्त के असबाब पैदा कर दिए, उस पार्टी की मदद करने वाले के ख़िलाफ़ दोनों किस्म को मुकदमा चलते हैं, आइन शिकनी का भी, आइन से गद्दारी का भी, और इस बात का भी कि उन्होंने मुल्क की तबाही में अपना हिस्सा बटाया। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो अब ये तहरीक, इमरान खान की जो तहरीक का जो दूसरा मरहला है वो इस तरह चल रहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन तेज़ कर दो, लेकिन ख़ुद ये भीगी बिल्ली बनकर फ़ौज पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, वही पुरानी कहानियाँ सुनाएगा अमरीकी साजिश की। लेकिन मीर जाफ़र और मीर कासिम का जब नाम आएगा तो वो कह देगा कि ये मैं अपोजिशन के लीडरों को कह रहा हूँ, और इसने किया ऐसा। पिछली मरतबा जब उसने खिताब किया तो यही किया कि मीर जाफ़र और मीर कासिम अमेरिका से साजिश करके खुद हुक्मरान बन गए, यानी जरदारी, शहबाज शरीफ वगैरह। तो लेकिन इसकी जो पूरी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक, और जो इसका सोशल मीडिया सेक्शन है, और जो इसके दानश्वर हैं, जो इसके सहूलतकार हर जगह पर बैठे हुए हैं, वो इस मुहिम को आगे चलाएंगे और उस वक्त तक चलाते रहेंगे जब तक या तो उनको रोक ना दिया जाए या जब तक वो खुदा न खास्ता अपने मकसद में कामयाब न हो जाए। अब ये देखिए, कल इसने कहा कि अभी टैंकों के नीचे लेटने का वक्त नहीं आया। वो किसी पार्टी ने सवाल किया और वो सवाल प्लांटेड था कि आप कहें तो हम टैंकों के नीचे लेट जाएं। तो इमरान खान ने कहा नहीं, अभी ये वक्त नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो वक्त अभी आया नहीं है, लेकिन वक्त आएगा। वरना दूसरी सूरत में कोई भी सियासतदान इस सवाल का जवाब यूँ देता कि खुदा वो वक्त न लाए। ऐसा कोई चक्कर नहीं होना चाहिए जब हम फ़ौज से टकरा जाएं, ऐसी बात जहन में लानी नहीं चाहिए। लेकिन इमरान खान ने कहा कि अभी वो वक्त नहीं आया, यानी कि वक्त अभी आएगा, थोड़ा इंतज़ार करें। ये कौम को फ़ौज के ख़िलाफ़ उठने की, नफसियाती तौर पर तैयार करने की एक दानिस्ता कोशिश है, और अगरचे इसकी कामयाबी का 0% इम्कान है, 1% भी इम्कान नहीं है, 0% इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी कौम फ़ौज के मुकाबले में कभी नहीं आएगी, चाहे फ़ौज से उसे कितनी ही शिकवे शिकायत क्यों ना हो। फ़ौज से शिकवे शिकायत पाकिस्तान की तारीख़ में हर सियासी जमात को रहे हैं, लेकिन इस तरह खुली गाली, इस तरह बगावत, इस तरह मुल्क तोड़ने की बातें, इस तरह फ़ौज को तोड़ने की बातें, फ़ौज के अंदर बगावत कराने की बातें पहले कभी नहीं हुई। और हैरत की बात यह है कि इन बातों को नोटिस नहीं लिया जा रहा। हालांकि पहले ये खबर आई थी कि फ़ौज की क़यादत ने फैसला कर लिया है कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और हुकूमत अपने दायरे में इन पर हाथ डालेगी और फ़ौज का जो अपना दायरा है उसमें इक़दाम करेंगे। लेकिन हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, और ये हज़रात, कम से कम पाकिस्तान के 3 TV चैनल ऐसे हैं जिनमें बैठकर बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में फ़ौज का नाम लिए बगैर फ़ौज को गाली दी जा रही है, फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत को उकसाया जा रहा है। कम से कम 3 चैनल TV के ऐसे हैं, और जो बाकायदा फ़ौज के ख़िलाफ़ मोर्चे बन गए हैं, उनमें सर फहरिस्त तो वो चैनल है जिसके बारे में बहुत शुरू से ये सोच चली आ रही है कि ये भारतीय रा का एजेंट है, और ये सोने के स्मगलर थे, और जो भारत से जिनके बड़े नाते थे, और भारतीय एजेंसियों की मदद से इसने स्मगलर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ था। अब तो खैर मर गया, अब उसका बेटा ये सारा धंधा कर रहा है। तो इत्तेफाक या सूए इत्तेफाक कहना चाहिए कि पाकिस्तान के इदारों ने भी इस चैनल को इस्तेमाल किया, यानी कि डबल एजेंट ये रहा, उसके लिए, भारत के लिए भी काम करता रहा और इनके लिए भी काम करता रहा। तो अब वो चैनल इनके काबू में नहीं आ रहा, या उसको काबू में लाने की ज़रूरत नहीं की जा रही। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मोर्चा बना हुआ है। उसके जो सीनियर स्टाफ रहे हैं, एक आध को छोड़कर तमाम के तमाम उन मकासद के लिए काम कर रहे हैं जिन मकासद को अपना टारगेट इन्होंने बना रखा है रा ने। अच्छा नाज़रीन, अब ज़रा आगे चलें। शेख रशीद ने क्या कहा है कल एक इंटरव्यू में, और एक 2 TV चैनल्स पर बैठकर उसने मिलती जुलती बातें की। खुलासा उनका ये था कि मैं फ़ौज से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इस हुकूमत की छुट्टी करें और नए इलेक्शन कराएं।
اب فوج کہہ چکی ہے کہ وہ سیاسی کردار، سیاسی مداخلت سے باز آ گئی ہے، اب وہ سیاسی مداخلت کاری بلکہ اب آئین کی وہ پابند ہے اور آئین کے تحت ہے۔ موجودہ حکومت کا وہ جو ساتھ دے رہی ہے وہ وہی کردار ہے جو آئین کے اندر ہے، یعنی جو بھی پارٹی حکومت میں ہوگی، برسر اقتدار ہوگی، فوج اس کے ساتھ اسی طرح تعاون کرے گی جس طرح کہ دوسرے ملکوں میں فوج حکومت کے ساتھ تعاون کرتی ہے، کیونکہ فوج کتنی بھی طاقتور ہو وہ حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہوتی ہے، ذیلی محکمہ ہوتی ہے، اسے حکومت کی بات ماننا پڑتی ہے۔ تو حکومت کی بات ماننے کو سیاسی مداخلت نہیں کہا جا سکتا۔ سیاسی مداخلت اس بات کو کہتے ہیں کہ حکومت کو ہٹا دیا جائے اور اپنی مرضی کی حکومت لے آئی جائے، جس طرح کہ 1918 میں کیا گیا۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی وضاحت میں کرتا ہوں کہ فوج اب آئینی کردار ادا کر رہی ہے، سیاست میں مداخلت اس طرح نہیں کر رہی، لیکن ایک حد تک اس کی مداخلت اب بھی موجود ہے، یعنی موجودہ حکومت جو ہے وہ فوج کی مرضی یا فوج کی پسند کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اسے اندازہ ہے، شاید شبہ ہے کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ کیا تو یہ فون جو ہے اتحادی پارٹی کو چلے جائیں گے، یعنی ماضی کا جو ایک چلا آ رہا ہے سلسلہ وہ پھر سے بحال ہو جائے گا۔ یہ اس موجودہ حکومت کو خدشہ ہے۔ اور ایک سیاستدان نے، بلوچستان کی ایک پارٹی کے لیڈر نے یہ بات کہی کہ پرانی عادتیں اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، وہ اسی طرف اشارہ تھا۔ تو اس خوف کی وجہ سے موجودہ حکومت کوئی بھی فیصلہ ایسا کرنے سے قاصر ہے جس سے ملک کا فائدہ ہو سکے اور سیاسی استحکام آ سکے، اگرچہ سیاسی استحکام موجود ہے بشرطے کہ وہ لوگ اس طرح کا کردار ادا نہ کریں جس طرح کا کردار عمران خان ان لوگوں سے چاہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے 25 مئی کو اسلام آباد پر حملے کے حوالے سے ایک خصوصی اجازت دے کر کیا۔ اگر وہ گروپ، وہ ادارہ، وہ لوگ آئین کے اندر رہیں تو پھر پاکستان میں کوئی سیاسی عدم استحکام نہیں ہے۔ معاشی عدم استحکام ہے، لیکن اس کے اندر بھی ٹھہراؤ کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ ڈالروں کی قلت وہ نہیں رہی، ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آ رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہیں، غیر ملکی قرضے بھی مل رہے ہیں، 2-3 دوست ملکوں سے امداد کے واضح پکے وعدے آ چکے ہیں، یعنی ایک اچھی خاصی مضبوط امید بن گئی ہے کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے وہ حل ہونے کی بات میں نہیں کر رہا، معاشی بحران میں ٹھہراؤ آنے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ مزید سنگین نہیں ہوگا، اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر سیاسی عدم استحکام کو کسی ایک کوارٹر کی طرف سے، جس طرح کہ عمران خان چاہتا ہے، ہوا مل گئی تو پھر یہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران بڑھ جائے گا اور پاکستان کے لیے شدید خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ اور پاکستان کے لیے جو شدید خطرات ہیں ان کا بار بار ذکر کرنا مناسب نہیں، صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ پاکستان کی پوری زندگی میں 71 کے واقعے کو چھوڑ کر پہلی مرتبہ اس کے وجود اور سلامتی کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور ان میں بڑھنے کے آثار ہیں۔ اگر اندرونی سہولت کار عمران خان کی اسی طرح سہولت کاری کرتے رہے تو پھر یہ خواب جو ہیں دشمن کے وہ پورے ہونے کا وقت بھی آ جائے گا۔ اب یہاں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو ٹی وی چینل شام سے ہی شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کے خلاف خرافات بکنے، اداروں کے خلاف بکنے اور آئین اور جمہوریت کے خلاف باتیں کرنے اور عوام کے اندر بے چینی کی کو ہوا دینے کی کوشش کرنے کی، یہ پروگرام پر مشتمل جو پروگرام کرتے ہیں، ان پر اگر کوئی روک نہ لگائی گئی، سوشل میڈیا سے زیادہ یہ ٹی وی چینل خطرناک ہیں، اس لیے کہ سوشل میڈیا اگرچہ بڑا مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے، بات بہت پھیلتی ہے اور بات بہت زیادہ زیر بحث آتی ہے، لیکن وہ جس طرح ٹی وی ایک سٹیج بنتا ہے، سوشل میڈیا اس طرح کا سٹیج یا منچ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہاں مختلف ذرائع سے متضاد قسم کی الگ الگ رائے، الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں، ان میں گالیاں بھی ہیں، ان میں فیک نیوز بھی ہے، ان میں سچی باتیں بھی ہیں، جھوٹی باتیں بھی ہیں، ان سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے اور اس تاثر سے نکل بھی جاتا ہے۔ لیکن ٹی وی ایک سٹیج ہوتا ہے، ٹی وی ایک ایسا سٹیج ہے جو چوک میں لگا ہوا ہے اور ہر طرف سے لوگ آ کر کھڑے ہو کر اس کو سن رہے ہیں، ظاہر ہے اس کی جو اہمیت ہے اپنی خطرناکی کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ناظرین، انہی گزارشات کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔